16 पाठ का नाम है खेमा। पाठ का नाम क्या है? खेमा। सबसे पहले देखते हैं इसका शब्दार्थ। पायदान, पायदान मतलब सीढ़ी पर पैर रखने योग्य। पिलना मतलब भीड़ जाना, काम में लग जाना। अनुराग मतलब प्रेम भक्ति। आदेशात्मक मतलब आदेशपूर्ण आज्ञा। क्षणिक मतलब थोड़ी देर रहने वाला। निरुत्तर मतलब होता है बिना उत्तर के। नियति मतलब भाग या नियमन। छीका मतलब चाय का गिलास रखने का जालीनुमा उपकरण होता है, उसी में चाय रखा जाता है, इसी से रहता है, इसी में से चाय अंट जाता है। देखे होंगे घरे अगर बर्तन वाला रखने वाला होगा तो में गिलास रखने वाला होगा, वैसे ही छीका होता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था? तो खेमा एक गरीब बाप का बेटा था। बाप अपने 4 बच्चों की भरण पोषण के भार से बचने के लिए सबको बेच दिया था। खेमा को कसारा ने खरीद लिया था, इसीलिए खेमा कसारा के होटल में काम करता था। वो क्या हुआ था कि खेमा को कसारा ने क्या कर लिया था? खरीद लिया था, इसीलिए उसके होटल पे काम करता था। लिख लो। नेक्स्ट, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा का जवाब क्या था? तो मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। यह कहते हुए खेमा ने जब चप्पल की मांग किया तो कसारा ने जवाब देते हुए कहा कि अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। यह सुनकर खेमा निराश हो गया। जवाब यही था कि रख दूंगा 2-4 चप्पल सिर पे, अभी चप्पल धरा दे 2-4 चप्पल ठीक हो जीवे, यही बोला था वो। तो यही जवाब था उसका, यही जवाब था ना। लिख लीजिए। नेक्स्ट, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? क्योंकि धूप से गर्मी में उसका पैर जलता था। जब वो पैरों पर अपना पानी डालता था तो उसे थोड़ा देर के लिए क्या होता था? आराम महसूस होता था, इसीलिए वो अपने पैरों पर पानी डालता था, वो अपना जलन दूर करता था। लिख लो। नेक्स्ट, किन परिस्थिति में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था? तो खेमा के पिता बेहद गरीब थे, अपने बच्चों की भरण पोषण करने में सक्षम नहीं थे, अतः अन्य भाइयों की तरह खेमा को भी बेच करके अपने दायित्व से क्या हो गए थे? मुक्त हो गए थे। बोले कि हटाओ ये हो लड़का के, हम अपन बेच के खत्म हो जाते हैं काम। तो वो बहुत गरीबी के कारण बेच दिए थे, जब कुछ नहीं बचा था तो अपन लड़कवे के बेच दिए। बुझा गया? चलो लिख लो। जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वो खेमा को अपने साथ ले जाकर के पढ़ाना चाहते हैं, तब खेमा की पिता की आंखें क्यों भर आई? तो कोई भी पिता चाहता है कि अपने बच्चों को क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर के पढ़ाना चाहते हैं, तब उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उनके मन में संतान के प्रति अनुराग जग गया। हर एक पिता का अरमान होता है कि उसकी संतान पढ़ लिख करके कुछ बड़ा करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वह तो अपने अरमानों का गला घोट चुका था। वह खेमा को चंद रुपए में बेच दिया था, इसी कारण से खेमा की पिता की आंखें भर आई। अब कोई उनके बारे में जब सोचने लगा तो एकदम बोलेगा वाह क्या आदमी है, भगवान बन के आए हैं। बुझा गया? तो उस तरह से अरे समझ में आ जाएगा ना कि उसकी आंखें क्यों भर आया? क्योंकि कोई उनके बारे में आके सोच रहा था कि इसका भलाई कुछ किया जाए। लिख लो। नेक्स्ट, अब नहीं है आज, इसमें इतना ही था। चलो नेक्स्ट, चलो देखते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ। इसके लेखक कौन है? बोलो। अरुण कमल। कौन है? अरुण कमल। कस के बोलो। चलो देखते हैं इसका शब्दार्थ। जखम मतलब होता है घाव। जखम का मतलब क्या होता है? रात रानी का मतलब होता है एक तरह का सुगंधित फूल। मुल्क मतलब देश। मशहूर मतलब प्रसिद्ध। केवड़ा मतलब एक तरह का सुगंधित फूल। खस मतलब होता है पोस्ता। खस मतलब पोस्ता। खस मतलब बुझा जाएगा? चलो लिख लो। नेक्स्ट, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? मतलब कैसे जगह में रह रहे हैं? बहुत गंदे जगह पे रह रहे हैं ना। कह रहा कि खुशबू रचने वाले हाथ, जो लोग अगरबत्तियां बना करके संसार को खुशबू प्रदान करते हैं,
वे लोग विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनके टोले या मोहल्ले तथा गली गंदगियों से भरे रहते हैं, उनके वस्त्र भी प्रायः मैले कुचैले होते हैं, मतलब उतना साफ होते नहीं हैं। लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है? तो खुशबू रचते हैं हाथ से तात्पर्य है कि खुशबूदार विविध प्रकार की अगरबत्तियां बनाने वाले लोग, मतलब जो विभिन्न प्रकार की अगरबत्ती बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, उसी का मतलब है खुशबूदार रचते हुए हाथ। ठीक है, इसमें इतना ही था। एक्सरसाइज 19, जननायक कर्पूरी ठाकुर। एक्सरसाइज 18 में क्वेश्चन आंसर नहीं है, एक्सरसाइज 18 में क्वेश्चन आंसर नहीं है। चलिए देखते हैं शब्दार्थ। मयसर, मयसर मतलब होता है उपलब्ध। आदमी कहता है ना कि बा मोसर बा तहरा, मतलब कि मयसर होता है वो। अब मयसर मतलब होता है उपलब्ध। मुमकिन मतलब होता है संभव। मुमकिन का मतलब क्या होता है? संभव। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार। सर्वदलीय, सभी दलों का। अल्फाज, शब्द। निष्कर्ष, नतीजा। खानगी मतलब होता है घर का या घरेलू या निजी। घर का, घरेलू या निजी। समझ में आ जाएगा? लिख लो। नेक्स्ट, कर्पूरी ठाकुर परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं? तो संभवतः कर्पूरी ठाकुर के परिजनों को यह आकांक्षा होगी कि कर्पूरी ठाकुर पढ़ लिख करके गरीबी से निजात दिलाएगा, सारे सुख साधन प्राप्त होंगे। लेकिन जननायक के लिए संपूर्ण देश परिवार था। उन्होंने देश की जनता को प्रधानता की बेड़ी में जकड़ा देखा, उनके लिए असहनीय था। इसीलिए उन्होंने अपने अल्फाज में कहा था कि जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधाजनक स्वाधीन जीवन का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मतलब कर्पूरी ठाकुर से कोई सोच रहा था कि ये हमको, तुम लोगों से भी, तुम लोगों के घर का आशा होगा सब कोई, हमार बाबुआ पढ़ के डीएम बनिहन, सीएम बनिहन, तो हमार जिंदगी तनी आराम वाला कदीहन। अब का पता बबुआ कैसन आगे चलीहन, का करीहन, ये कोई जानत नहीं खे। तो वही हाल है, इनसे भी बहुत आशा लगाए थे, लेकिन ये बोले कि नहीं, मेरा देश ही मेरा परिवार है। अगर सब कोई देश में क्या सुधर जाएगा तब हम अपन परिवार को सुधारेंगे, नहीं तो जैसे देश दुख में रह रहा है आप लोग भी दुख में रहिए। नेक्स्ट, मैट्रिक के परीक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहां और किस प्रकार जाना पड़ता था? तो मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए दरभंगी के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में दाखिला पाया, जहां उन्हें प्रतिदिन पहुंचने के लिए कुछ दूर पैदल तथा 50-60 किलोमीटर दूर मुक्तापुर से दरभंगा ट्रेन में जाना पड़ता था। मतलब सोचो, तू लोग 5 किलोमीटर जाने के लिए हेजा देखे हैं, एक इंटरनेशनल वाला जो जाता है ये जैसे गाड़ी में लाद के जाता है सब अपना को, वो 50 किलोमीटर पैदल ही जाते थे। तो सोचो कितना दिक्कत है। तो इतना दिक्कत होता था। चलो लिख लो। नेक्स्ट, कर्पूरी ठाकुर को अब कौन कौन से कार्य करने में आनंद मिलता था? तो कर्पूरी ठाकुर को चरवाही करने में, भैंस चराने में, ग्रामीण गीत गाने, गांव के गीत, डफली बजाने, डफली एगो होता है, पीड़ितों की सेवा करने में खूब आनंद आता था। वो खूब मजा करते थे उसमें, चरवाही करने में। भैंस लेके एकदम चल जाते, लाठी लेके ऐसे जा तनी भैंस चरावे, वैसे लिख लो। नेक्स्ट, सचिवालय में स्थित कार्यालय में उन्होंने पहला दिन कैसा दृश्य देखा और उन्होंने क्या निर्णय लिया? तो पहला दिन उन्होंने देखा कि लिखा था, सचिवालय पर लिखा था नहीं चाहेंगे, यही इन्होंने अपना लिया निर्णय, बना लीजिए। नेक्स्ट, व्याकरण, अनेक शब्दों के एक शब्द। भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए आवश्यक है कि लेखक शब्दों के प्रयोग में संयम से काम ले, ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से शब्दों में व्यक्त कर सके। जैसे गागर में सागर भरना, इसका चरितार्थ यही होता है कि विचारों के भावों को थोड़े में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द की जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है। मतलब बहुत सारा शब्द का प्रयोग न करके। जैसे जो बहुत कुछ जानता है उसके लिए बहुज्ञ कहा जाता है। जो विद्या का धारण करता है, विद्या लेता है, उसे विद्यार्थी कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक, जैसे दीनों का बंधु हो उसको क्या कहा जाएगा? दीन बंधु।
विभिन्न विषयों पर विचार करने वाला विचारक। समाज कुरीतियों को दूर करने वाला क्या कहलाता है? समाज सुधारक। बिना शुल्क का निशुल्क, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? अनेक शब्दों का एक शब्द कहलाता है। समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए। नेक्स्ट, समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़ करके जो नया शब्द बनाता है उसे ही कहा जाता है समास। दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति को छोड़ करके नया शब्द बनाता है उसे समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल ना बोल करके बोल सकते हैं हम लोग केवल गंगा जल। क्या बोल सकते हैं? गंगा जल। तो इसको क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, समास के मुख्यतः 6 गो भेद हैं। कौ गो भेद हैं? 6 गो। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास का पहला पद अव्यय होता है। इस समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, यह अव्ययी भाव समास है। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, रसोई घर। प्रथम पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव, अंतिम पद प्रधान हो तो कौन सा समास कहलाता है? वो तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। लिख लो। नेक्स्ट, कर्मधारय समास। बोलो अपने से भी, नहीं तो हम पीटबो करेंगे। जिस समास में विशेषण विशेष से हो, मतलब एक शब्दवा विशेषण हो और एक शब्दवा विशेष से हो। जैसे नील गाय, नीला गाय, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी। ये सब में क्या है? मुख मतलब मुंह है, चंद्र मतलब चंदा के समान मुंह। तो एक समास विशेषण रहेगा और एक समास विशेष रहेगा, उसे कौन सा समास कहा जाता है? कर्मधारय समास। द्वंद्व समास में किसको कहा जाता है? जिसमें दोनों पद प्रधान हो। जैसे भाई बहन, माता पिता, राधा कृष्ण, उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। द्विगु समास में कोई ना कोई अंक रहेगा। जैसे लिखा हुआ है पंचवटी, त्रिभुज, त्रि, पंच, त्रिभुवन, त्रिलोकधारी। तो ये सब अंक आ रहा है, इसको कौन सा समास कहा जाता है? द्विगु समास कहा जाता है। कौन सा समास? द्विगु समास। अब बहुब्रीहि समास, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, बीड़ा पाणी, मतलब कि जो शब्द कह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, कुछ होकर दोसर अर्थ आ रहा है, उसी को कहा जाता है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास कहा जाता है उसको? बहुब्रीहि समास। चलिए लिख लीजिए।